डॉक्टर साहब, चाय और कॉफ़ी का बेदरेग इस्तेमाल नी जॉइंट पेन काज कर सकता है? बिल्कुल, जो टी है, ठीक है, इसमें हो ये जो है ना, ज़्यादा टी पीने से हमारी बॉडी में हो जाती है डिहाइड्रेशन, ठीक है। ठीक। जो फीमेल्स या मेल ज़्यादा टी पीते हैं उन्होंने ये भी फेस किया होगा कि उनकी यूरिनेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक। क्योंकि वाटर जो है वो अब्जॉर्ब हो ही नहीं रहा बॉडी के अंदर, वो सारा एक्सक्रीट हुए जा रहा है। ठीक। तो जब आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होती है ना, ये डायरेक्ट लिंक होती है आपके जॉइंट पेन से, क्योंकि ठीक। आपकी कार्टिलेज इफेक्ट होती है, उसके बाद लुब्रिकेशन इफेक्ट होती है, उसके बाद मूवमेंट इफेक्ट होती है, इन्फ्लेमेशन कॉज होती है डिहाइड्रेशन से। तो टी जो है, क्योंकि वो सिर्फ वाटर की अब्जॉर्प्शन नहीं, वो बाकी न्यूट्रिएंट्स की भी अब्जॉर्प्शन को कम कर देती है, तो इस वजह से जब आपकी बॉडी में उतनी ताकत सही से अब्जॉर्ब नहीं हो रही है, तो वो फिर पेन कॉज करती है, स्ट्रेस कॉज करती है उस जगह पे। ठीक। इसके अलावा आपकी जो कॉफ़ी है, वो ये नहीं कि आपकी हेल्थ के लिए बैड है, लेकिन एक मॉडरेट अगर आप क्वांटिटी में पीते हैं या एक दिन छोड़ के पी रहे हैं, और वैसे भी गर्मियों के अंदर वो उसको थोड़ा सा स्किप करके पिया जाता है, तो वो ठीक है आपकी बॉडी के लिए। लेकिन अगर आप उसको एडिक्शन के साथ पी रहे हैं, तो फिर वो आपकी जो बॉडी में स्ट्रेस कॉज कर सकती है। ठीक है। डॉक्टर साहब, मैं मिल्क शेक और जूस के बगैर नहीं रह सकती या नहीं रह सकता। जी, क्या फ्रूट खाना बेहतर है या पीना बेहतर है? बेसिकली फ्रूट खाना बेहतर है। ठीक। जूसेस के से हट के जो फ्रूट्स हैं, जब फ्रूट्स को हम जूस में कन्वर्ट करते हैं तो उसका सारा फाइबर ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक। तो फ्रूट्स को जो है वो इनटेक अगर आप स्लाइसेस के थ्रू करते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं, लाइक वो नहीं खाते हैं, वो चलते फिरते भागते, वो कहते हैं हमने नहीं, तो उनकी मदर्स को हम रिकमेंड करते हैं कि आप ये 3 से 4 फ्रूट्स को लें, मिक्स करें और इनका शेक या जूस बना के बच्चों को पिलाएं। लेकिन अगर कोई वेट लॉस करना चाहता है, क्योंकि जो जॉइंट पेन है या कोई भी बॉडी मसल पेन वगैरह है, ये वेट से और एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती है। ठीक। तो अगर कोई अपने वेट को मैनेज करना चाहता है तो हम उसको मना करते हैं कि आप जूसेस ना पिएं, आप फ्रूट्स खाएं, छिलकों के साथ फ्रूट्स खाएं। ठीक। लेकिन अगर आप उसको फिर जूस में कन्वर्ट करते हैं, फिर शुगर ऐड करते हैं, फिर उसका प्रॉपर एक ड्रिंक बनाते हैं, तो वो फिर आपकी बॉडी के लिए इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता जितना आप फ्रूट्स को इनटेक करते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब, मौसम सर्दी का हो या गर्मी का हो, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कब और कितना किया जा सकता है? ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल सर्दियों में भी और गर्मियों में भी इक्वल किया जा सकता है, लेकिन सर्दियों में ये होता है कि वो हमारी बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर में रखता है, लेकिन गर्मियों में जो है वो हमारी बॉडी में थोड़े से हार्म कॉज करता है। ठीक। तो गर्मियों के अंदर उसके साथ हमें फिर मल्टीपल चीज़ों को भी फॉलो करना पड़ता है। ठीक। जो नट्स होते हैं, वो सारे नट्स ही आपकी बॉडी के लिए, सेल मेम्ब्रेन के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। ठीक। और उनको हम स्किप नहीं कर सकते। गर्मियाँ हैं तो हम नट्स नहीं खाएंगे। ठीक। सर्दियों के अंदर तो आप उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी यानी 1 से 2 सर्विंग्स या डे कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन गर्मियों के अंदर अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप बादाम कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसको आप भिगो के उसका छिलका उतार के उसकी जो है वो कम कर लें तासीर, और उसके बाद आप उसको इनटेक कर सकते हैं। छिलका उतारने से उसका फाइबर कम तो नहीं होगा? नहीं, उसका फाइबर, उसके अंदर जो वाइट पोर्शन है उसके अंदर उसका सारा जो पेस्ट है वो प्रेजेंट है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है बाकी जो नट्स हैं, आप उसकी भी 1, यानी कि अगर आप सर्दियों में 2 सर्विंग्स ले लें तब आप 1 सर्विंग ले लें। ठीक है। और अगर आपने 2 ही सर्विंग्स लेने के लिए, एक अखरोट से तो मेरा कुछ बनता ही नहीं है, मैंने 2 ही अखरोट खाने, तो आप एक दिन छोड़ के करना शुरू करते हैं। गर्मियों में आप अपने जो न्यूट्रिएंट्स उनको मैनेज भी रखें, लेकिन क्वांटिटी इतनी ज़्यादा ना करें कि आपकी बॉडी जो है उसमें गर्मी पैदा होने लग जाए। ठीक है जी। डॉक्टर हसनात, अगर हम बात, जैसे हमने नी जॉइंट की, अब हम ये देखते हैं लोगों का कंधा जाम हो जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे जो ना वो शोल्डर फ्रोजन हो गया, मेरा कंधा ऊपर नीचे नहीं होता। फिजिकल थेरेपी में इसको रिलीफ करने में कितना अहम रोल है? डेफिनेटली डॉक्टर तनवीर, आपको इस चीज़ का आइडिया है कि फ्रोज़न शोल्डर एक ऐसी कंडीशन है ज़्यादातर जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स के ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्टेड होती है। और पाकिस्तान के अंदर क्योंकि डायबिटिक रेशो पेशेंट की जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, ग्रेजुअली नहीं, डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। तो फिज़िकल थेरेपी सेटअप्स में अगर आप देखें तो आपको वहाँ पे 40 to 45% पेशेंट्स इसी कंप्लेन के साथ मिलेंगे। या तो वो इनिशियल फ्रीजिंग स्टेज में होंगे या वो लोग थॉइंग स्टेज में होंगे। बहुत कम पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपके पास फ्रोजन स्टेज में आ जाते हैं। और इसकी मैनेजमेंट अगर देखी जाए तो डेफिनेटली 1 मंथ की फिजियोथेरेपी कैन रिलीव द पेन दैट यू हैव टू सफ़र फॉर एटलीस्ट 2 to 3 ईयर्स। उसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं। देन उसके बाद उस बंदे की इलेक्ट्रोथेरेपी होती है, जिसमें जो हमारी फिजिकल मोडेलिटीज़ हैं इलेक्ट्रिकल, वो इतना अच्छा इफेक्ट देती हैं कि वो पेन उस पेशेंट की बिल्कुल ख़त्म कर देती है। एक फ्रोज़न स्टेज का पेशेंट हमारे पास जब आता है और वो ये कहता है कि सर इतनी पेन है कि मैं नाइट में सो नहीं सकता, जब वो हमसे 1 वीक सेशंस ले लेता है
और एक वीक के अंदर हम उसे रेगुलर उसकी स्ट्रेचिंग देते हैं, उसकी मोबिलाइजेशंस देते हैं, देन आफ्टर दैट हम उसकी इलेक्ट्रोथेरेपी देते हैं, तो वो एक वीक के बाद ही ये कहता है कि सर आई एम फीलिंग रिलीव्ड, और विदाउट किसी मेडिसिन वो रिलीव्ड फील कर रहा होता है। देन आफ्टर दैट वही बंदा जो कह रहा होता है कि सर मैं 6 महीने से अपनी बाजू जो है वो ऊपर नहीं लेकर जा सकता, मैं कॉम नहीं कर सकता, वो 1 माह के सेशन के बाद बिल्कुल अपनी रेंज जो है वो 70% गेन कर लेता है। ठीक है। 30% को गेन करना, जो लास्ट 30% है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, और उसमें प्रोलॉन्ग्ड मेहनत चाहिए होती है थेरेपिस्ट की भी और पेशेंट की भी। ठीक है। और उससे वो फिर अपना एक जो सफ़र है जो कि उसने प्रोलॉन्ग्ड गुजारना है, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर एक ऐसी कंडीशन है कि ये 2 से 3 साल तो बहुत क्रॉनिकली पेन जो है ना वो कॉज कर रही होती है। ठीक है। ठीक है, तो वो जो सारा पीरियड है, अगर वो फर्स्ट इनिशियल मंथ में आके बता दे कि मुझे पेन स्टार्ट हो गई है और मैं इसे मैनेज करना चाह रहा हूँ, तो वो फर्स्ट मंथ के अंदर वहीं पे कॉप हो जाती है। ठीक है। वो जैसे जैसे उसे लेट करते जाते हैं पेन स्वेयर से स्वेयर होती जाती है, ठीक और फिर एक टाइम आता है कि पेन नहीं होती लेकिन कंधा वहीं पे जाम हो जाता है, उसे हम थॉइंग स्टेज बोल देते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद वो जितना देर लगा के यहाँ तक आई उतनी देर में वापस जाती है, और इतना अरसा फिर अगर एक बंदे का हाथ मूव नहीं कर रहा, वो अपनी फिजिकल जो मोबिलिटीज़ है वो नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा, वो कोई काम नहीं कर पा रहा, तो ये बहुत आपकी जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ है उनको बहुत इफेक्ट करती हैं। ठीक है। हाँ, एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट किस तरह लोगों को ऑपरेशन से बचा सकता है? ये आपका एक बड़ा जो है ना वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। एक जो अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट है, अगर मैं बताऊं तो वो हमेशा फोकस करेगा पेशेंट की कंडीशन पे और ईबीपी प्रैक्टिस पे, ठीक है। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ठीक है। डे बाय डे हमारी जो सोसाइटी है, जो मेडिकल नॉलेज है वो अपग्रेड होती जा रही है, किसी ना किसी जगह पे कोई ना कोई एक अच्छी टेक्निक जो है वो प्रोड्यूस की जा रही है। ठीक। तो एक जो अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट है वो हमेशा ये कोशिश करता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने पेशेंट की एम्स और गोल्स के ऊपर फोकस रहे, ठीक। उसको किसी और तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश ना करे। जैसे कि हमारी कम्युनिटी में बहुत दफ़ा होता है कि हम पेशेंट के गोल्स को जो है ना वो तरजीह नहीं देते, हम अपने गोल्स को तरजीह देना शुरू कर देते हैं। ठीक। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये पेशेंट मैं मैनेज कर सकता हूँ और इसकी कंडीशन जो है वो मेरे लिए जो है वो सूटेबल है कि मैं इसकी सारी मैनेजमेंट कर सकता हूँ, आप पेशेंट को पकड़ो और उसकी ट्रीटमेंट शुरू करो और पूरे लगन के साथ मेहनत करो। ठीक। मैं ये नहीं कहता कि सारे प्रोफेशनल्स जो हैं वो कम मेहनत करते हैं, सर्जन्स 18-18, 19-19, 20-20 घंटे की मेहनत करते हैं और फिर सर्जरीज कंप्लीट होती हैं, लेकिन फिजियोथेरेपी एक ऐसा शोबा है मेडिकल का जिसमें फर्स्ट डे ही आपको पेशेंट के ऊपर कम से कम 1 घंटा या 45 मिनट लग जाते हैं। ठीक। और ये डेली की रूटीन है कि अगर आप एक अच्छा सेशन करते हैं जिसमें आप सारे एसओपीज प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं तो इतना टाइम लगता ही लगता है। हम जो कुछ फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो चीज़ें ना आने की वजह से, एसओपीज़ ना फॉलो करने की वजह से, वो इस टाइम पीरियड को शॉर्ट करके जैसे ही 5 से 10 मिनट तक लिमिटेड कर देते हैं, 20 मिनट तक लिमिटेड कर देते हैं, तो वो पेशेंट अच्छा होने के बजाय ख़राब होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और फिर इन स्वेयर केसेस उसे सर्जरी की तरफ जाना दोबारा पड़ता फिर है। वो उस प्रोफेशन में बिलीव भी नहीं करता और दोबारा जाता है। डेफिनेटली ठीक। ठीक है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में आपको पता है कि एम्प्लॉयमेंट रेशो वैसे ही बहुत कम है। कोशिश ये होती है कि मैक्सिमम जितनी चीज़ें कवर कर सकते हैं वो करें, लेकिन ये गलत है। ठीक है, एसओपी सेट हैं एक फिजियोथेरेपिस्ट पर डे में, क्योंकि इसमें ना 2 चीज़ें आती हैं। अगर आप नेक्स्ट पर्सन को हील कर रहे हो तो डेफिनेटली वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट जब एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवा रहा होता है, सम टाइम हमें पेशेंट को खुद से स्टेबल करना पड़ता है, पैसिवली उसे उठा के मूवमेंट्स करवानी पड़ती हैं। उसमें इक्वल वेट बीरिंग हमारी बॉडी की भी जा रही होती है, जिसकी वजह से हमें भी वीकनेस फील होती है, हमें भी पेन फील होती है। ठीक है, तो अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट वही है कि जो लगन से काम तो करे और जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं जिनके प्रूफ्स हैं कि वो इफेक्ट दे रही हैं उन पे फॉलो करें, बजाय इसके कि ओल्ड टेक्निक्स कोई बार बार रगड़ा लगाते रहें। ठीक है, न्यू टेक्निक्स को फॉलो करें, प्लस इसके साथ साथ कहते हैं ना कम करें लेकिन अच्छा करें। ठीक है। तो ये एक अगर आप सिनेरियो फॉलो कर रहे हैं तो एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट अपने पेशेंट्स को हमेशा रिहैब करवाता है। ठीक है। डॉक्टर साहब, आम का सीज़न आने वाला है, शुगर का मरीज़ आम क्यों नहीं खा सकता? बेसिकली आप कोई भी लाइक शुगर का मरीज़ जो है वो गंदम की रोटी नहीं खा सकता, आम नहीं खा सकता। क्यों डायरेक्ट शुगर से कनेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये तो सिर्फ चीनी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें जो हैं जैसे कि आम हो गया, काफ़ी ज़्यादा फ्रूट्स हैं, बनाना हो गया, ये जो ब्रेक डाउन होते हैं ग्लूकोज में ही ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज ने अल्टीमेटली शुगर ही बननी यानी ये आपने खाया, बॉडी में गए तो ब्रेक डाउन हुए ग्लूकोज में। बिल्कुल, ब्रेक डाउन होकर उसने ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है और ग्लूकोज ने आगे जाके फिर शुगर ही बनानी है। ठीक है। तो फिर उससे मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होती है। तो इस वजह से जो है ना वो आम
हम शुगर के मरीज़ को कहते हैं थोड़ा सा कम कर ले। वैसे बैलेंस डाइट जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, हर चीज़ में आपका बैलेंस बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल जो पेशेंट्स हैं वो न्यूट्रिशनिस्ट के पास, आपको पता है कि पाकिस्तान में इतना नहीं आता है, और वो क्या करता है कि यूट्यूब से या गूगल से देख करके मतलब मुझे ये बीमारी है तो मैं क्या करूँ, और वहाँ से देख कर फॉलो कर लेता है, और उसके बाद उसको साइड इफ़ेक्ट्स निकलते हैं, क्योंकि ना तो यूट्यूब को पता है कि आपकी बॉडी में डायबिटीज़ है, ना तो यूट्यूब को पता है कि आपकी बॉडी में कौन सी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, या आपको कौन सी फिजियोथेरेपी आजकल आप कर रहे हो, या कौन सी जिम आप जा रहे हो। ये तो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। बिल्कुल, तो ये आपको न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना चाहिए, आपको उनसे जाके अपनी सारी मेजरमेंट्स करवा के अपनी सारी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डाइट प्लान लेना चाहिए। उसमें वो आपको आम भी लिख देते हैं, ठीक है। अगर आप डायबिटिक हो, वो आपको बता देते हैं अगर आपने आम लेना है तो कितनी क्वांटिटी में लेना है और किस तरह से उसको एलिमिनेट करना है बॉडी से। अगर खाने का दिल कर भी गया है तो आपने उसको एलिमिनेट भी तो करना है ना बॉडी से। तो ये इस वजह से न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाके ये चीज़ को बैलेंस करवाना बहुत ज़रूरी होता है। वाटरमेलन और तरबूज का इस्तेमाल आज के दौर में जॉइंट पेन में रिलीफ दे सकता है? बेसिकली वाटरमेलन जो है वो आपकी बॉडी में हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो एक हद तक अगर आप खाते हो, मतलब आप लिमिट में जब रह के खाते हो ना, तो ये आपकी बॉडी को इफेक्ट देता है। ठीक है, यानी उसमें स्वेलिंग और जो आपको पेन है उसमें कुछ रिलीफ मिलता है। बिल्कुल। वेट रिडक्शन में भी तरबूज यानी वाटरमेलन का कोई किरदार है? जी, जब आपकी बॉडी के अंदर जो भी फ्रूट्स है ना, आपकी बॉडी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस जो है परफॉर्म कर रहे हैं। जो वाटरमेलन है वो आपकी बॉडी में हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रोवाइड करता है। जब न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को मिलता है तो ये नहीं कि आपका वेट लॉस हो रहा है या जॉइंट्स में आपकी स्वेलिंग खत्म हो रही है। इससे ये होता है कि आपकी बॉडी को जो है वो मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स मिल के फंक्शन परफॉर्म करने के अंदर जो है वो हेल्प आउट करते हैं। उसके थ्रू जो है वो आप वाटरमेलन अगर थोड़ी क्वान्टिटी में खा रहे हो तो वो आपकी बॉडी को इफेक्ट देता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का स्लो होना मोटापा है, क्या ये रियलिटी है या एक मिथ है? नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपका स्लो है तो सिर्फ मोटापा नहीं है, बहुत बीमारी हैं। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ही स्लो वर्क कर रहा है तो आपको मोटापा फ्यूचर में निकल सकता है, आपको काफ़ी बीमारियां फ्यूचर में निकल सकती हैं, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अगर आपका ठीक है तो आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड में अब्जॉर्ब सही से हो जाएंगे और वो जो वेस्ट है वो एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका वो नहीं ठीक तो आपका सारा का सारा खाना या तो एलिमिनेट हो जाएगा एब्जॉर्ब हुए बगैर, या सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो डाइजेस्टिव ट्रैक अगर आपका बहुत सही है तो फिर आपके वेट मैनेज भी हो सकता है और आपका डिजीज़ मैनेज भी हो सकता है, और अगर डाइजेस्टिव ट्रैक ख़राब है तो फिर आपको मोटापा और मल्टीपल डिजीज़ कॉज हो सकते हैं।